नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम यूपी टेट का जो पेपर हुआ था 23 तारीख को फर्स्ट पारी का, उस पेपर में जो मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों का इस वीडियो के माध्यम से आपको समाधान करवाऊंगा। ये पेपर है वो रीट 2022 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत या विकास के सिद्धांत। कोहलर जो कि एक गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। मैक्डूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है। मैक्डूगल है, इन्होंने हार्मिक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था। मैक्डूगल का है वो संवेगात्मक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये प्रश्न में पूछ रहा है कि मैक्डूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं? 15, 10, 12 या 14। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, 14 होगा। आगे बढ़ते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समझ, समस्या समाधान, सृजनात्मकता या अनुप्रयोग। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का मतलब है ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि बालक के सामने कोई समस्या दे दी जाती है और बालक उस समस्या देने के बाद में उसके समाधान के लिए मानसिक रूप से समस्या समाधान करने का प्रयास करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, सृजनात्मकता होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? यानी कि किसने है वो कुत्ते पर प्रयोग किए थे? स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक या पावलोव। साथियों, स्किनर है वो चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी जो कि एक बंदर की प्रजाति थी उस पर प्रयोग किए। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किए और पावलोव ने है वो कुत्ते पर प्रयोग किए थे। पावलोव ने कुत्ते की जो पैरोटिड ग्रंथि है उसका ऑपरेशन किया और इसी खोज के लिए उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, पावलोव होगा। आगे बढ़ते हैं। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक है? बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व या सृजनात्मकता। तो साथियों, ये तीनों घटक है वो सृजनात्मकता के होते हैं। इस परीक्षा में सृजनात्मकता पे 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। युयुत्सा है, युयुत्सा का मतलब होता है कि युद्ध करने की इच्छा। मूल प्रवृत्ति, चिंतन, कल्पना या समेक। साथियों, युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है और युयुत्सा से जो उत्पन्न समेक होता है उसे क्रोध कहते हैं। और ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं वो मैक्डूगल ने बताई थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व या सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो साथियों, जो सामाजिक विकास होता है उसको सर्वाधिक प्रभावित है वो परिवेश करता है, यानी कि बालक के जो परिवार होता है वो उसकी प्रथम पाठशाला होती है और सामाजिक विकास सर्वाधिक है वो परिवार के माध्यम से ही प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। साथियों, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। जो तीसरे नंबर का ऑप्शन आ रहा है द्रुतगामी विकास का नियम, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
बोर्ड के द्वारा अलग भी माना जा सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के 14-15 सिद्धांत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। साथियों, अनुकूलित प्रत्यावर्तन है वो अधिगम का सिद्धांत है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। ये इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि विकास के अलग अलग आयाम हैं वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। अगर बालक का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। निरंतर विकास का सिद्धांत ये कहता है कि विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी नहीं रुकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है। गैसेल, डगलस और हॉलैंड, मेरिडिथ या हरलॉक। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हरलॉक होगा। हरलॉक की स्टेटमेंट है वो विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परिभाषा पहले भी पूछी जा चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। संवेदना यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में हम पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, केवल उसका आभास मात्र होता है, उसे संवेदना कहते हैं। जब हमें उस वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो उसे साथियों क्या कहते हैं। कल्पना, चिंतन, स्मृति या प्रत्यक्षीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यक्षीकरण होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। प्रश्न बहुत सरल है, आपको पता होगा। कोहलर, गेस्टाल्ट, थॉर्नडाइक या पाउलो। तो साथियों, प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कोहलर ने गेस्टाल्टवादी थे, इन्होंने सुल्तान चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। पावलोव ने है वो कुत्ते पर प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर होता है। एवरेज बालक है उनकी बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है। 70 से 89, 110 से 114, 90 से 109 या 80 से 89। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, 90 से 109 इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। साथियों, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का जो प्रतिमान दिया था वो किसने दिया था। कैटल, स्किनर, वर्नन या थॉर्नडाइक। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला जो कैटल है, एक कैटल होगा। कैटल ने है वो बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे। कैटल ने है वो बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे, एक तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि, यानी कि इसे GF और GC मॉडल भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हल, स्किनर, हेगार्टी या थॉर्नडाइक। साथियों, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है वो BF स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ब्लूप्रिंट निर्माण में किसका महत्वपूर्ण घटक है। निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। परीक्षण निर्माण, परीक्षण अंकन, परीक्षण प्रशासन या परीक्षण वैधता। साथियों, ब्लूप्रिंट है वो प्रश्न पत्र निर्माण से पहले इसका निर्माण किया जाता है। इसी के आधार पर प्रश्न पत्र में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य से संबंधित प्रश्नों और उनके अंक भार का विभाजन किया जाता है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला परीक्षण निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया है? ब्रूनर, स्किनर, कोहलर या पियाजे? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 पियाजे होगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी पेशीय अवस्था या इसको इंद्रिय गमक अवस्था भी कहते हैं, पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है, दूसरी 2 से 7, तीसरी 7 से 11 और चौथी अवस्था है वो 11 वर्ष से ऊपर होती है। आगे बढ़ते हैं। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? MPPI व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, संप्राप्ति या बुद्धि? साथियों, MPPI परीक्षण का उपयोग है वो व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? सर्वाधिक आवश्यक पूछ रहा है साथियों। अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या रुचि? साथियों, ये चारों ऑप्शन है वो सही है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण के हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला अभिप्रेरणा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शैशव काल का समय है 12 से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 जन्म से 2 वर्ष तक होगा। अगर ऑप्शन में जन्म से 2 वर्ष तक नहीं होता तो ये जन्म से 6 वर्ष तक भी माना जा सकता था, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। कोहलर अपने प्रयोग से ये सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवर में मनुष्य से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। कोहलर एक गेस्टल्टवादी थे और गेस्टल्टवादियों ने समग्र या पूर्णाकार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना था। जहाँ कहीं भी आपको समग्र शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो उसको समझ लेना कि ये गेस्टल्टवादियों से संबंधित है। और तीसरा ऑप्शन जो देखते हैं, जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, ये गलत है। इन्होंने ये माना था कि अधिगम है वो केवल मानव ही कर सकता है, जानवर अधिगम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी? जो पाठ योजना की पंचपदी है वो किसने प्रतिपादित की थी? जॉन डीवी, ब्लूम, किलपैट्रिक या हर्बर्ट? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हर्बर्ट होगा। हर्बर्ट ने ही पंचपदी का प्रतिपादन किया था। किलपैट्रिक ने है वो प्रायोजना विधि दी थी। BS ब्लूम ने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था। इन्होंने बालक को शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण माना था। अगला सवाल साथियों, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? यानी कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? क्रेस्मर, स्प्रेंजर, कैनन या जुंग? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 कैनन होगा। क्रेस्मर ने है वो शारीर रचना के आधार पर प्रकार बताए थे। स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर प्रकार बताए थे और जुंग है, इन्होंने भी 2 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला सवाल, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन है कॉल एवं ब्रुस का, क्रो एवं क्रो का, डीहान का या ड्रेवडोल का? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 क्रो एंड क्रो होगा। ये सृजनात्मकता से संबंधित एसी पेपर में दूसरा सवाल आया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है जन्मजात क्षमता के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप या परिपक्वता के फलस्वरूप?
साथियों, स्किनर ने वो भाषा के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना पक्ष दिया था। इन्होंने अनुकरण और प्रबंधन को भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण माना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने है वो वर्गीकृत किया था। ये मैकडूगल के संबंधित इस पेपर में ये तीसरा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ड्रेवर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक या मैकडूगल? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 मैकडूगल होगा। मैकडूगल ने 14 ही मूल प्रवृत्तियां और 14 ही समीक बताए थे। आगे बढ़ते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अवधान से संबंधित ये परिभाषा है। डमविल का, मैकडूगल का, मन का या रॉस का? साथ ही ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। और ये परिभाषा है वो डमविल की अवधान से संबंधित है। यानी कि अलग अलग वस्तुओं की बजाय किसी एक ही वस्तु पर ध्यान का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो का, वुडवर्थ का, रॉस का या गाल्टन का? साथियों, ये वंशानुक्रम से संबंधित है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 गाल्टन होगा। गाल्टन ने वंशानुक्रम का नियम दिया था, इन्होंने कहा था कि जो वंशक्रम के गुण हैं वो पीढ़ियों में घटते हुए क्रम में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण? जलोटा ने बुद्धि परीक्षण दिया था, उसका नाम था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों हेतु था। इसमें कुल है वो 100 प्रश्न थे। इसको इंग्लिश में GMAT भी कहते हैं। यह आपको याद रखना, महत्वपूर्ण परीक्षण है। अगला और अंतिम प्रश्न, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्टर्न, वर्नन या स्पीरमैन? साथियों, बहुत ही सरल सवाल है। स्पीरमैन ने है वो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने सामान्य कारक और विशिष्ट कारक 2 कारक बताए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 स्पीरमैन होगा। थैंक यू।